नासिक के जिस सातपीर दरगाह को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस दरगाह को इल्लीगल बताया था और स्थानीय महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस दिया गया था जिसमें 15 दिन के अंदर इस दरगाह को हटाने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद कल देर रात जब कार्रवाई उनकी तरफ से करने की शुरुआत हुई तो उसके बाद पत्थरबाजी हुई है, उसमें कई सारे पुलिस वाले घायल हुए हैं। और अब हमारे साथ फहीम शेख जो उस दरगाह से जुड़े हुए हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ कागजात भी उनके हाथ में हैं। फहीम भाई, जो बातें हमें सामने आ रही हैं सुनने में, जो पुलिस की तरफ से, जो पुलिस का वर्जन है, उनका कहना है कि पहले आपके जो ट्रस्टीज हैं या दरगाह के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन जो इलीगल था उसको हटाने के लेकर भी रजामंदी हो गई थी, उसी के तहत वो कार्रवाई कल रात को करने के लिए आए थे। तो अचानक से जो मॉब इकट्ठा हुई उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि उसी के बाद से कह रहे हैं कि जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और जो है लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव होते चले गए और जो है हंगामा बढ़ता चला गया। सबसे पहले मैं तो आपको एक बात बता दूं, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल कुछ भी नहीं था। जो हाई कोर्ट का डिसीजन था, हाई कोर्ट ने वहां पर जो पेपर प्रोड्यूस करने में टाइम लगा था उसके लिए हाई कोर्ट ने हमारे को वहां पर एक ऑर्डर नहीं बोला जाएगा, उसको एक डायरेक्शन दिया था कि ये जो प्रोसेस है, ये जो नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका के ऊपर जो बना है, ये नगर पालिका का बोलना है कि इलीगल है, बस इतना ही कहा था। हाई कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये इसको तोड़ दो, इसको फोड़ दो। अभी वो 350 साल पुराना था, सब चीजें वहां पर इलीगल कहाँ से आया है ये सब झूठी। अभी हमको जो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ना, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसने स्टे दिया है। कार्रवाई प्री प्लान थी ना, ये जो कार्रवाई थी ना प्री प्लान थी। इनको पता था हमारे पास दरगाह के जो भी पूरे दस्तावेज पूरे हमारे पास मौजूद है। और आज हमने जब सुप्रीम कोर्ट में जब हमने हमारे दस्तावेज डाले थे हमारे वकील के थ्रू, तो आज हमको स्टे मिलना ही था। तो इनको पता था स्टे मिल जाएंगे। ये जो कुछ तो तोड़क कार्रवाई हुई, ये सिर्फ राजकीय दबाव तंत्र के अंदर हुई। इसमें ना किसी को वो दरगाह से तकलीफ थी, है ना है होंगी, क्योंकि वहाँ पर दरगाह पर कोई मुस्लिम समाज का ही नहीं जाता, वहाँ पर हर समाज के भाविक जाते। और इवन आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो ट्रस्ट है वो एक सिर्फ मुस्लिम नहीं है, वहाँ पर हर समाज के, हर जात के लोग ट्रस्टी है। तो ये जो सब किया जा रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में, नासिक में दंगल भड़काना, ये राजकीय द्वेष। ये मंदिर लगभग 30 सालों से बना हुआ है, खाली यहाँ पे चेंज ऑफ यूजर हुआ है। वहाँ पार्किंग प्लेस का बीएमसी में रिकॉर्ड है, मंदिर बना हुआ, मंदिर इनलीगल नहीं, जगह हमारी है। हमारे जो अनिल शाह जो भाई हैं उनकी जगह लीगल है, लीगल जगह उनकी। हमको नोटिस दिया कि शाम को 5:30 बजे कोर्ट बंद हो गया। सुबह हम लोग स्टे लेने गए, हमारा स्टे, हमारे वकील ने बोला 11:30 बजे स्टे मिल जाएगा। हम लोग 9 बजे से यहाँ बैठ गए कि अब मंदिर मत तोड़ना, हमारा स्टे आ रहा है। और उन्होंने हमारी नहीं मानी। बीएमसी कमिश्नर, पुलिस के अधिकारी, सबको हमने हाथ जोड़े, पैर पड़े, रोए, गिड़गिड़ाए। हमने बहुत याचना की उनकी 1 घंटे तक, मंदिर मत तोड़ो, मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, ये मंदिर नहीं हमारे प्राण है, हमारे भगवान विराजमान है, हमारे प्राण है, आप मत तोड़ो। उन्होंने नहीं मानी, मंदिर तोड़ दिया। 11:15 तक पूरा मंदिर तोड़ दिया और 11:30 हमको स्टे मिल गया, 11:30 स्टे मिल गया हमको, मंदिर तोड़ दिया उन्होंने। ये पूरा इलीगल काम हुआ है। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। बुलडोजर की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से हुई, उसके बाद वो मध्य प्रदेश में आया और बहुत सारी जगहों पे घूमता रहा, लेकिन महाराष्ट्र उससे सुरक्षित था। अब जब नई सरकार बनी तो बुलडोजर जो है वो महाराष्ट्र में भी आया और बहुत धूमधाम के साथ आया। नागपुर में चला, नासिक में चला, मुंबई में चला, अब पता नहीं कहाँ कहाँ चलेगा। अभी जो 2 बुलडोजर की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं नागपुर के बाद, उनमें से एक नासिक की है। काठे गली में एक मज़ार थी, उसको जो है वो सरकार के बुलडोजर ने गिरा दिया। और उसके बाद मुंबई का एक जैन मंदिर है जिसके ऊपर जो है वो सरकार का बुलडोजर चल गया। आज मेरे साथ डॉक्टर वाजिद अली खान साहब हैं और वो नासिक से हैं, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि नासिक में काठे गली की मज़ार का क्या मामला है, क्यों उस पर बुलडोज़र चला। डॉक्टर साहब बताएं। प्रोफेसर, देखिए, नासिक शहर की वो जो गली है काठे गली, और उसमें जो सातपीर बाबा की दरगाह है, तो उसका इतिहास 300 साल से ज़्यादा पुराना है और 300 साल के पेपर उनके पास मौजूद है। और उन्हीं पेपर की बुनियाद पर नासिक कॉरपोरेशन में भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और उसको पूरी सनद के साथ, उसके प्रमाण के साथ, सर्टिफिकेट के साथ उसको बनाया था। लेकिन क्या कीजिए इस नफरत की सियासत का
कि कुछ लोगों ने इसलिए कि उनको उसको वहाँ से हटाना है, तोड़ना है, तो इसका उपयोग करते हुए उन्होंने पहले कॉरपोरेशन से उसका रिकॉर्ड ख़त्म कराया और कॉरपोरेशन से रिकॉर्ड ख़त्म कराने के बाद उसको इलीगल साबित करने की कोशिश की और बिना किसी अदालती ऑर्डर के उन्होंने उसको तोड़ दिया। 2 हिस्सों में तोड़ा। पहले उन्होंने दीवार तोड़ी थी बाहर की, ये कहकर कि ये इलीगल थी, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा समय दिया 15 दिन से 1 महीने का और बाद में जो है अंदर का जो हिस्सा था उसको भी तोड़ दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि ये इसका कोई लीगैलिटी नहीं है। हालांकि उसके जो सज्जादे नशीन है उन्होंने टीवी पर भी कहा, उन्होंने दूसरे चैनल से भी कहा, उन्होंने पेपर्स भी पेश किए कि हमारे पास 300 साल से ज़्यादा पुराने पेपर्स है, प्रमाण है और हमारे पास सबूत है कि ये सात पीर वाले बाबा जो है इनकी 300 साल पुरानी तारीख है, हमारे पास पेपर है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उनके कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं किया गया और ऐसे 15 दिन चुने गए कि जिसमें बहुत सारी छुट्टियाँ आई कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम नहीं हो रहा था। तो ऐसे दिनों को चुनकर उन्होंने उसको बाज़ाब्ता फिर उसको तोड़ दिया। देखिए, बुलडोज़र एक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा जो है वो गाइडलाइंस दिया हुआ है और उन गाइडलाइंस को जब भी जिनकी खिलाफ वर्जी की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया। पिछले दिनों यूपी में जो है वो जिन लोगों के घर पे बुलडोज़र चला था उनको 10-10 लाख रुपया कंपनसेशन का भी जो है वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ये इतना कुछ होने के बावजूद आप क्या समझते हैं कि ये सारा जो प्रोसीजर है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जो बनाई थी, क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया? देखिए, बहुत साफ बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया और उसको फॉलो करने का कोई अवसर भी सामने वालों को नहीं दिया गया और लिया भी नहीं गया और पूरी कोशिश की गई कि कितने कम दिनों में उसका पहले डिमोलिशन कर दिया जाए। तो इस तरह से वहाँ पर पूरा ये काम हुआ कि जिसमें कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। वाजी साहब, अभी पिछले महीने जब नागपुर में दंगा हो गया था उस वक्त भी पुलिस ने यही किया कि शनिचर के दिन यानी शनिवार को उन्होंने नोटिस दिया और मंडे को, इससे पहले कि वो कोर्ट से ऑर्डर लाते, वो जो है 3 लोगों के घरों पे बुलडोज़र चला दिया गया और उनमें से एक घर तो पूरा ख़त्म हो गया, एक जो है वो आंशिक रूप से ख़त्म हुआ। उसके बाद में हाई कोर्ट ने उस पर रुकावट डाली और सरकार ने जो है वो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है वो कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी। ये कहा कि हमको मालूम नहीं था, ये गलत हुआ है और हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो एक तरफ आप जो है वो नागपुर में माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप नासिक में दूसरा बुलडोज़र चला रहे हैं और डिमोलिशन कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है, ये जो मानसिकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो मानसिकता है कि जो हमारी तहजीब है भारत की और जो हम साथ मिलकर रह रहे हैं कई सालों से, कई सदियों से, तो ये जो हमारा अमन है, जो हमारी शांति है, हमारी सद्भावना है, ये उस सद्भावना को तोड़ने के काम किए जा रहे हैं। और वो लोग जो सदियों से मिले हुए हैं तो उनके दिलों को तोड़कर ऐसी नफ़रत की वाक़यात अमल में लाकर, ऐसे डिमोलिशन करके ये सबको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये सही नहीं है किसी समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है और हिंदू मुस्लिम समाज के लिए, हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए, 144 करोड़ के लिए ये बिल्कुल ख़राब बात है कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को सामने रखे हुए और पूरे इतिहास को सामने रखे हुए, पूरे पेपर्स को देखे बिना आप जो है तो उसको तोड़ दे और बाद में माफ़ी मांगते फिरे और बाद में जो है तो आप केस लड़ते फिरे। ये बहुत गलत जो है काम किया जा रहा है कि जो भारत को भी नुकसान पहुँचाएगा और हमारी मानवता को भी नुकसान पहुँचाएगा। प्रोफेसर साहब, आप कह रहे हैं कि हमारी भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास तो ये भी है कि अशोक सम्राट के ज़माने में पूरे देश में जो है वो बहुत मज़हब सबसे ज़्यादा ताकतवर मज़हब हो गया और फिर देखते देखते वो मज़हब को उखाड़ के फेंक दिया गया और उसके सारे जो है वो बड़े बड़े जो वो थे, उनके जो बौद्ध गया थे, वो जो है उनको बोल के बौद्ध महाबोधि गया जहाँ के गौतम बुद्ध का था, उसको भी जो है वो उस पर भी कब्जा कर लिया इन लोगों ने और सारे मुल्क से जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ तक कि हमको ये जान के हैरत होती है कि गौतम बुद्ध तो भारत में पैदा हुए, यहाँ पे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन बुद्ध मत के मानने वाले चीन में हैं, जापान में हैं, म्यांमार में हैं, श्रीलंका में हैं, लेकिन भारत में जो है वो नहीं दिखाई देते। जो थोड़े बहुत दिखाई देते हैं वो जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर के बहुत धर्म कबूल करने के बाद दिखाई देते हैं। तो ये कहीं वो जो परंपरा है जिसने के एक इतने बड़े धर्म को इस धरती से मिटा दिया था, कहीं वो परंपरा लौट के तो नहीं आ रही है?
देखिए, ये आप कह सकते हैं कि उसी परंपरा के अनुसार कृति और काम किए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे बौद्ध भाइयों ने भी अभी वो मुहिम शुरू कर दी है और 2 हफ्ते पहले उन्होंने ऐलान किया है कि हम वो जो बोध गया मंदिर है उसके भी वापसी के लिए कोशिश करेंगे और भी जगह जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है कि जहाँ बौद्ध बुद्धिस्ट आश्रमों को मंदिर में तब्दील किया गया, उन्होंने कहा कि उसके ज़रिए भी हम काम करेंगे। और मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुसलमानों का ताल्लुक़ सिर्फ जो है उससे आस्था का नहीं है, बल्कि वो सारा आचरण है, अमल है। तो मुसलमान इतनी आसानी से ऐसे किए जाने वाले कामों को नहीं बर्दाश्त करेंगे, बल्कि क़ानूनी लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई और फिर अपने भारतीय समाज के 144 करोड़ भाई बहनों को लेकर ये अमन की, इंसाफ की लड़ाई मुसलमान करते रहेंगे और करना चाहेंगे और इसके लिए वो तैयार भी हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि आप उनको 10-10 लाख रुपया कंपनसेशन दीजिए ताकि वो उसको रीबिल्ड कर सकें अपने घरों को, तो क्या ये हमारा जो प्रशासन है जिसने ये गलती की है, क्या उसको भी ये हुक्म दिया जाएगा कि उसको दोबारा बना के दीजिए और जिन लोगों ने ये हाई हैंडेडनेस की है उनको कोई सज़ा मिलेगी? देखिए, इसके लिए वो लोगों को ये करना पड़ेगा कि जिनकी दरगाहें तोड़ी जा रही, घर तोड़े जा रहे, तो उनको उसी को उदाहरण बना के, एग्जाम्पल बना के केस करना पड़ेगा। तो तब ज़रूर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वैसा ही कंपेंसेशन और वैसे ही कार्रवाई करने के लिए आदेश देगी। हमको उस रूप से भी उसका मामले को देखना चाहिए और करना चाहिए। एक और सवाल मैं करना चाहता हूं कि पहले तो मुसलमान निशाने पे थे, बाबरी मस्जिद का मामला हुआ और संभल के लिए जो है वो कोशिश की गई और काशी के बारे में, कभी मथुरा के बारे में, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक छोटी सी, बहुत छोटी सी जो है वो माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं और उनको भी जो है वो निशाने पे लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक जैन मंदिर में पहले जैन मुनियों को मारा गया, उसके बाद में फिर उनकी तुलना जो है वो रावण से की गई और अब जो है वो महाराष्ट्र के अंदर उनका एक मंदिर जो कि 100 साल पुराना था, मुंबई शहर में, उस पर बुलडोजर चल गया। तो ये जो मामला है कि मैंने एक जैन लीडर को ये भी कहते सुना कि हमारे समाज में 90-95% लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो आखिर मुसलमान तो खैर वोट नहीं देते, इसलिए उनके मस्जिदों के पे अपना गुस्सा निकालना फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये कि वो जैनियों के मंदिर पे बुलडोजर चलाने की क्या रीज़न, क्या कारण आपको दिखाई देता है? देखिए, इसके पीछे अगर हम जाएं तो मैं समझता हूं कि 3 बड़े बड़े ऐसे विषय हैं, समस्याएं हैं कि जिस पर हमको गौर करना चाहिए और पूरे भारत के 144 करोड़ भाई बहनों को गौर करना चाहिए। उसमें नंबर 1 पर है भ्रष्टाचार, नंबर 2 पर है महंगाई और नंबर 3 पर है बेरोजगारी। तो असल में ये जो विषय है, इधर से भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए सभी समाजों को जनाब इसमें इन्वॉल्व कर लिया जा रहा और सभी को मशगूल कर दिया जा रहा कि बजाय ये 3 बड़ी बड़ी समस्याओं पर गौर करने और उसका निराकरण करने और उसके दोषी जो है उनको सबके सामने बेनकाब करने के बजाय लोग अपना मंदिर, अपना मस्जिद, अपना बोध गया उसी में लगे रहें और उसी की लड़ाई लड़ते रहें, तो बड़े रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 बड़ी बड़ी समस्याएं जो हमारे पूरे 144 करोड़ की है, तो उसकी तरफ से तवज्जो हटाने का भी ये काम किया जा रहा है। साहब, जैन समाज को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बिजनेस करता है, कारोबार करता है और उनके लिए बेरोजगारी कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं है। जो थोड़े से लोग हैं उनके यहाँ सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जो है वो सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो महंगाई से उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जितना महंगा सामान होता है उतना महंगा वो बेचते हैं, उनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो उनके लिए महंगाई और ये बेरोजगारी कोई बड़ी समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार से भी फ़ायदा ही है क्योंकि उनका कोई इलीगल काम है तो कोई दे दिला के निपट जाता है। तो इस तरह से जैन समाज के लिए ये तीनों चीज़ें, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, तो अप्लाई होती नहीं है। तो फिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैन समाज बहुत छोटा समाज, हम तो पूरे भारत के 144 करोड़ की बात कर रहे हैं, जैन समाज तो 6 करोड़ का है। लेकिन इससे ये ज़रूर प्रतीत होता है और ये ज़रूर मालूम होता है कि आप पूरे 144 करोड़ को कहीं ना कहीं उलझाना चाहते हैं और पूरे भारत के जो मुद्दे हैं, वो भारत के असल मुद्दे जो है कि जो मानवता के मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों से आप हटाना चाहते हैं। तो ये तो प्रतीत से होता है, तो इस पर तो सबको मिलकर ही साथ आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो लोग ये कहते हैं कि ये एक भू माफिया है और वो इन जगहों पर, इन मज़ारों पर, इन मस्जिदों पर
और इन मंदिरों पर जो है उनकी नज़र है। उन्होंने जो है वो काशी में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए और एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया और बहुत अमीर कबीर लोगों को उसमें दुकानें दे दी। अयोध्या में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए, वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े होटल बन गए और बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया। तो कुछ लोगों का ये आरोप है कि ये जो भूमाफिया है, जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके उसको जो है वो बड़े बड़े सरमायादारों को, बड़े बड़े जो है वो धंधा सेठों को दे करके उनका बिजनेस चमकाना चाहता है। तो कहीं इस आरोप में आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, ये एंगल भी बहुत मजबूत एंगल है कि ऐसे शासनकर्ता और ऐसे उद्योगी कि जो मिलकर इससे पहले भी काम करते आए हैं और जिनसे मानवता के और देश के और संपत्ति के नुकसान हुए हैं, तो ये एंगल भी बहुत अहम है कि आगे भी इस पर बहुत सतर्क रहकर गौर करना पड़ेगा कि क्या ये उसी की तरफ तेज दौड़ने की चाल तो नहीं है, और फिर उसको रोकने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, पूरे बहुजन समाज को मिलकर क्या करना चाहिए। तो उस खतरे को सामने रखते हुए भी बहुजन समाज को अपनी एक नीति और अपने एक कार्यक्रम बनाने की जरूरत आज अवश्य बन रही है। तो इसमें बहुजन और गैर बहुजन का क्या है भाई? अगर एक किसी पे जुल्म हो गया तो अगर समझो कि अभी जैन है, वो तो बहुजन में नहीं है, तो उसमें सारा समाज या सिर्फ बहुजन समाज, ये बहुजन की जो बार बार बात कही जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आती। देखिए, जब बहुजन समाज की और बहुजन ये टर्म यूज की जाती है तो इसमें वो दो तीन टक्के का समाज छोड़कर बाकी जो 97% है उसको उनको क्यों शामिल छोड़ते किया आप? जाता है। इसलिए कि उनके बारे में पिछले 4000 साल और उनकी वजह से आज के हालात ये सब प्रतीत करते हैं कि यही तो उन पे जुल्म होगा तो हमको उनके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए। नहीं, अगर उन पर जुल्म होगा तब आवाज उठाएंगे ना। तो अभी तो उन पे हो गया ना, उनके मंदिर पे टूट गया। नहीं, मैं 2-3 टक्के की बात कर रहा हूँ, 6 टक्के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जैनियों की। जैन कहाँ 6 टके हुए? 6 करोड़ हो गए तो भी 140 करोड़ का थोड़ी ना 6 टके तो होगा। उनको भी साथ आना पड़ेगा इनके वो साथ। तो वैश्य समाज है। हाँ है भाई, ठीक है, आपने समाज की गणना में कहाँ आपका मकाम रखा है, स्थान रखा है, वो एक अपनी अलग से बहस है। लेकिन जहाँ नुकसानात उस समाज को भी हो रहे हैं और सारे समाज को हो रहे हैं, एक आध समाज और उद्योगियों को मिल लेकर, तो फिर इस पर तो सभी को गौर करके काम करने की कोशिश करना पड़ेगा ना, साथ आकर। तो ये तो बात खुलकर सामने आ रही है कि सबको साथ मिलकर काम तो करना पड़ेगा और इसका निवारण कैसे हो सकता है ये तो सबको सोचना पड़ेगा। तो अब आप इस बुलडोजर अन्याय है, कुछ लोग इसको बुलडोजर न्याय भी कहते हैं, लेकिन इस बुलडोजर अन्याय को रोकने के लिए पूरे समाज को क्या करना चाहिए? कोर्ट के अलावा बताइए, क्योंकि कोर्ट तो एक है भाई, वो तो कॉमन सेंस है, आदमी मरता क्या ना करता जाके कोर्ट में हाजिर हो जाता है। लेकिन उसके अलावा समाज को क्या करना चाहिए ताकि उसका दबाव कोर्ट पर भी पड़े और वो लोग जो कि एकदम निडर हो गए हैं और सारी मस्जिदें, मंदिर और ये देरासर बोलते हैं जैन अपने मंदिर को, और मज़ार और इन सब के पीछे पड़ गए हैं, उनको इस जुल्म से, इस अत्याचार से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अब ज़रूरत इस बात की पैदा हो गई है कि जितने सारे समाज हैं कि जिन पर अन्याय हो रहा है, उनके धर्म स्थलों पर अन्याय हो रहा है, उनको सबको मिलकर बैठना पड़ेगा और मिलकर बैठकर ऐसी नीति तैयार करना पड़ेगा कि ये सारे जो जुल्म है, अत्याचार है, अन्याय है, तो उनको रोकने के लिए क्या हम नीति बनाए, क्या कार्यक्रम बनाए। तो इस पर सबको मिलकर बैठना ही पड़ेगा और जल्दी बैठना पड़ेगा, और जल्दी बैठकर मिलकर जो है उसके विरुद्ध में क्या हमारी अच्छी भूमिका और अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, अच्छे कदम हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, इस पर तो काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा सामने आ गई है। वाजिद अली खान साहब, आज के ज़माने में अपनी बात को प्रकट करने का एक जो है वो तरीका है जिसमें लोग प्रदर्शन करते हैं, एजिटेशन करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, धरने देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत आज है या नहीं? देखिए, जब सारे समाज बैठेंगे और बैठें तो उसके बाद वो स्टेप वाइज ये तय करें कि आज के माहौल में कौन कौन से स्टेप्स कब कब उनको पूरे करने हैं और सामने लाना है। तो उनको ये सारे स्टेप जो इससे पहले हो चुके हैं और जिनसे अच्छे नतीजे निकले हैं, तो ये काम उनको करना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। क्या आप ये सोचने का वक्त है? सोच कर करने की बात कर रहा हूँ मैं कि सब पहले आए, विचार विमर्श करें, सोचें और उसके बाद तय करें एक जो है पॉलिसी कि हमको ये काम सबको मिलकर करना है और फिर वो कामों की शुरुआत करें। तो ये तो समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप एक कार्यक्रम में आए थे, इसके बावजूद आप नासिक से आए थे और नासिक में ये हादसा हुआ है।
इसलिए हमने आपसे इस सिलसिले में फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हम आइंदा भी आपसे इस तरह के इशूज़ पर और इनके डेवलपमेंट पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।